हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है द एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो पिछला चैप्टर था उसके बारे में। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैप के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ मैप्स हमने वहां पर देखा। अलग अलग बेस पर उसके बहुत सारे प्रकार जो थे वो हमें समझ में आए कि भाई ये इस तरीके के मैप होते हैं। अब यहाँ पर मैप एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। मैप के जो तत्व, मतलब किन चीजों से मैप जो है कह सकते हैं बनता है। ठीक है, किन चीजों से? भाई कह दीजिए पेपर से बनता है, पेन या फिर इंक से बनता है। ठीक है, नहीं, हम मतलब मेन उसके पार्ट्स जो हैं हम उसको समझेंगे कि क्या होते हैं, कि किन चीजों, कौन सी चीजें जो हैं वो मिलकर एक मैप को कंप्लीट मैप बनाती हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है उसको हम समझेंगे। बेसिकली देखा जाए तो मैप के 5 एलिमेंट्स जो हैं, बेसिक 5 एलिमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पहले टेबल में देखेंगे, टेबल के बाद हम लोग देखेंगे किसमें, डिटेल में उसके बारे में। ठीक है, पहले टेबल पे समझेंगे। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक एक को लेते चलेंगे, उसके बारे में बोलते चलेंगे। आपने मैप देखा होगा तो आप उस चीज को उस जगह पे स्पेसिफाई करते जाना कि ये चीजें मैंने इस जगह पर देखी है। ठीक है, तो मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या होता है? जब कोई मैप होता है हम देखते हैं कि उसमें टाइटल दिया होता है। ठीक है, हर मैप में नहीं होता है, बट बहुत सारे मैप जो होते हैं उसमें टाइटल दिया होता है कि उससे हमें पता चलता है ये मैप जो है वो किस बारे में है। जैसे पॉलिटिकल मैप लिखा है या राजनीतिक मानचित्र लिखा है तो उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या है, हमारी टेरिटरीज जो है उनको शो कर रहा है। एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर को शो कर रहा है। कुछ हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में है तो हमें पता चलता है भाई ये रिसोर्सेज जो हैं वो इस जगह पर पाए जाते हैं, उनको बाकायदा शो किया गया होता है। तो ये पता चल जाता है ये मैप जो है वो हमारे रिसोर्सेज के बारे में। पॉपुलेशन, तो मैप जो है, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइटल होता है वो लिखा कहाँ होता है? अभी आपके माइंड में आया? जब हम मैप देखें, ये हमारे सामने मान लीजिए मैप है, ठीक है, तो इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मैप जो है उसका टाइटल क्या है। जनसंख्या का है, पॉपुलेशन का है, तो उसमें बाकायदा स्टेट्स जो हैं वो शो हुए रहेंगे, या फिर वो नहीं भी टेरिटरीज बनी होंगी बट दिखाया गया रहेगा कि भाई कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है। कहीं पर बहुत ज्यादा घना दिखाएगा, कहीं पर स्कैटर्ड दिखाएगा, जैसी भी पॉपुलेशन जहां होती है। तो टाइटल क्या करता है, हमें वो मैप के बारे में इंफॉर्म करता है कि मैप जो है वो किस बारे में है। नेक्स्ट, नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन जो है वो क्या शो करती है? मैप में नॉर्थ लाइन बनी होती है जो कि शो करती है भाई डायरेक्शन। वो एक डायरेक्शन दिखा देगी तो बाकी डायरेक्शन जो है वो हमें पता चल जाएंगे कि भाई अच्छा मैप में ये चीज नॉर्थ में है, अच्छा ये इसके इधर है, यानी कि ये चीज जो है वो कहाँ पर होगी, वो ईस्ट में होगी। ठीक है, अगर कोई चीज हमें पता है कि नॉर्थ जो है वो इधर है तो हमारे पीछे क्या होगा? हमारे पीछे जाहिर सी बात है साउथ होगा। हमारे राइट में क्या होगा? ईस्ट होगा। हमारे लेफ्ट में क्या होगा? वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा तो बाकी के बारे में हम समझ जाएंगे किसके किस साइड पे कौन है। तो इस तरीके से नॉर्थ लाइन जो है वो हमें डायरेक्शन जो है वो पता करने में हेल्प करती है। फिर हम आते हैं स्केल। स्केल तो पिछले चैप्टर में भी हमने बाकायदा डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं कि स्केल जो है उसको मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स के बीच में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस स्केल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है लीजेंड और की। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वाले में डिस्कस किया था चैप्टर में। लीजेंड और की जो है वो बनी होती है। देखिए कुछ स्पेसिफाई कलर्स होते हैं जो कि शो करते हैं, जैसे ब्राउन है वो शो करता है कि भाई ये पहाड़ है, ग्रीन है वो शो करता है ये प्लेन है। ठीक है, इस तरीके से कुछ कलर्स जो हैं वो फिक्स हैं। कुछ होते हैं कि हम लोग उसको शो करते हैं कि भाई हमने इस तरीके से रिवर बना दी, हमने एक रिवर के लिए ये कलर जो है वो यूज किया है, तो हम उसके लिए एक की जो है मैप में ही हम क्या करते हैं, राइट साइड में उसको नीचे की तरफ बना देते हैं और वो वहां पे इंडेक्स जो है वो बॉक्स ऐसे बना देते हैं
या इंडेक्स कह लीजिए या की कह लीजिए, और वहां पर हम बाकायदा शो कर देते हैं कि भाई हमने इस कलर से ये शो किया या इस साइन से ये चीजें शो की है। तो मान लीजिए ट्रायंगल बना के हमने कोई चीज शो किया है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल से हमने क्या चीज शो किया है, मान लीजिए वीट शो किया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि वीट। ठीक है, तो ये क्या है की, तो इसका यूज होता है। ठीक है, मैप में अब जैसे जैसे हम लोग बढ़े, आपको समझ में आ रहा है, टाइटल जो है वो होता है, फिर डायरेक्शन भी होता है, ये सारे क्या है, ये मैप के एलिमेंट्स हैं। फिर स्केल हो गया, लीजेंड और की हो गई कि सिंबल, साइन, कलर्स, इन सब चीज़ों के द्वारा उसमें बताया जाता है कि भाई हमने ये चीज़ें जो है यहाँ पर शो की है, या ये मैप जो है इस चीज़ को शो कर रहा है। फिर आता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम जहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइंस हैं वो क्या करती हैं, ग्रिड बनाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, उस चीज़ का जो लोकेशन है उसको जानने में हेल्प होती है। चलिए, तो जिसको हमने अभी टेबल में समझा था, अब उसको वन बाय वन हम लोग यहाँ पर समझते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। तो जो हमारा मैप होता है, ठीक है, व्हाट द मैप डिपिक्ट्स, मैप क्या कहना चाह रहा है वो हमको मैप के बिल्कुल टॉप पर देख के समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर कभी होता है पॉलिटिकल मैप जो है वो लिखा हुआ है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि पॉलिटिकल हिस्सों में वो किस तरीके से बटा हुआ है, कौन कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पता चलता है। या फिर स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज, दोनों सेम ही चीज है। तो या तो आपको पूरा इंडिया पॉलिटिकल मैप जो है वो लिखा शो होगा, या इस तरीके से लिखा है जो कि क्या कर रहा है, अलग अलग गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र को भी हमें उससे पता चलता है कि भाई ये गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर काम करती है, या फिर एक गवर्नमेंट जो है उसके अंडर में ये वाला स्टेट है, हमें उसके बारे में पता चलता है। इस तरीके से पॉलिटिकल मैप जो है वो क्या करता है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इसको शो करता है। चलिए बात करते हैं मैप डायरेक्शन की। तो मैप डायरेक्शन, मैप में अगर देखा जाए तो इस तरीके का एरो जो है, ऐसा सिंबल जो है वो बनाकर और एन लिखा हुआ होता है, जो मैप का टॉप होता है, या जो भी प्लान है, मैप या प्लान हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, तो वहां पर इस तरीके से शो कर दिया जाता है, जिससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो पता चल जाता है, और उसके बेस पर बाकी सारे डायरेक्शन पता चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर जिस भी मैप में अगर ये डायरेक्शन जो है वो नहीं दिया होता है, तब हम उसको मान लेते हैं कि जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ है, बस उसी के अकॉर्डिंग बाकी जो डायरेक्शन है उसको हम तय कर लेते हैं कि ये डायरेक्शन होगा, इसके अपोजिट में साउथ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, जो ये डायरेक्शन होता है, ठीक, हम क्या करते हैं, नॉर्थ जो है ये शो होता है। अब इसी बेस पे इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, या कहीं कहीं पे ये शो होता भी है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, ये जो 4 डायरेक्शन दिए होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, तो ये क्या है, ये कहलाते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। क्या कहलाते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। अब इसको कोई भी जो प्लेस है उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कार्डिनल डायरेक्शन है इनका इंटरमीडिएट जो डिवीजन है वो भी हम कर देते हैं। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर हम बना देते हैं। जैसे अगर हम देख रहे हैं ये और ये बना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, लेकिन इसके बीच में क्या आएगा उसको भी हम समझेंगे और अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, कि हम मान रहे हैं नॉर्थ है, अरे कहाँ तक नॉर्थ है हमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटरमीडिएट डिवीजन जो है वो भी कर देते हैं। 2 लाइनें और यहाँ पर हम खींच देंगे, जिससे 4 डायरेक्शन हमें और मिल जाएंगे। ठीक है, 4 डायरेक्शन हमें और मिल जाएंगे। 2 लाइन मतलब ऐसे करने पे हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है वो हमें और मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ये खींच रहे हैं यहाँ पर 1 2, ठीक है, एंड 3 4 डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन हमें यहाँ पर और मिल गए। अब ऐसे में ये हमारा नॉर्थ था, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और अच्छे से समझना हो, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ है और क्या है, तो हम उसके बाद इसका और सब डिवीजन जो है वो कर देते हैं। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है उसको हम आगे भी डिवीजन उसका कर सकते हैं। जैसे अब क्या है, अब अगर हम केवल ये 4 डायरेक्शन ही बना दे उससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, जैसे ये बन रखा है, ठीक है, ये 4 है,
इन 4 को हमने 4 डायरेक्शन में और डिवाइड कर दिया था। अगर 4 में ही हम करते हैं, ये यहाँ से यहाँ ले आते हैं, यहाँ से यहाँ ले आते हैं। अगर हम डिवीजन कर ही रहे हैं तो हमें और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके बीच का जाना, बट इसके बीच का नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो हमको इस तरीके से यहाँ पर सेक्शन करना पड़ेगा। और इस तरीके से हमें यहाँ पर जो हम देख रहे थे अभी, क्या हमने देखा कि इसके बीच का निकाला था। अब हम लोग इसके बीच का, फिर इसके बीच का डायरेक्शन जो है वो हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को और अच्छे से समझने के लिए हम उसका और डिवीजन कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैप स्केल की। ठीक है, तो मैप स्केल जो होता है वो क्या, हम स्केल किस लिए लेते हैं? देखिए, जो हमारा मैप है वो क्या करता है, वो हमारे अलग अलग प्लेसेस को शो करता है। तो 2 प्लेस के बीच की जो दूरी है एक्चुअल में, वो हम क्या करते हैं, अपने मैप पर शो कर रहे हैं। तो अगर हम स्केल नहीं माने तो कोई चीज बहुत बड़ी बन जाएगी और कोई चीज बहुत छोटी बन जाएगी। वो अपने कह सकते हैं जो एक्चुअल उसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पाएगी। इसी के लिए हम स्केल मानते हैं कि एक्यूरेट तरीके से चीज हमें दिखे भाई ये स्टेट बड़ा है तो वो बड़ा है, दूसरा स्टेट छोटा है तो छोटा है। वरना हम अपने से डिजाइन करेंगे, कोई स्टेट छोटा बना दिया हमने, कोई स्टेट बड़ा बना दिया। स्केल जो है हमको एक्यूरेट तरीके से उसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल जो है ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स जो हैं, ग्राउंड पे किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम स्केल से करके पेपर में शो करते हैं। ठीक है, कोई स्केल जो है हम मान लेते हैं, उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी हम कहाँ पर, पेपर पे दिखाते। क्यों? क्योंकि वो जो 2 ग्राउंड के बीच की दूरी है जो कि बहुत ज्यादा होगी, उसको हम पेपर पे नहीं दिखा सकते, इसके लिए हम स्केल लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस on a map to the actual distance between the same 2 place on the ground। ठीक है, तो एक्चुअल जो उसका डिस्टेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पेपर पे शो कर रहे हैं सेम ग्राउंड का। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि मैप स्केल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन स्केल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वर्बल और स्टेटमेंट स्केल। वर्बल और स्टेटमेंट, नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ स्टेटमेंट दिया जा रहा है या फिर वर्बल तरीके से, ठीक है, मौखिक रूप से। तो जहाँ पर हम क्या है, हम बोलकर मान लेते हैं कि माना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम क्या करते हैं, वर्ड्स में मान लेते हैं। और इसके लिए क्या है, हम यूनिट जो है वो मेंशन करते हैं। वो जरूरी है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिट मेंशन करते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो हम ये दिखा रहे हैं कि भाई ग्राउंड पे जो 5 किलोमीटर है, उस 5 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में पेपर में शो कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं ग्राफिकल और लीनियर स्केल। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्केल है उसमें क्या करते हैं, ये भी क्या करता है, मैप पर उसी ग्राउंड की दूरी को ही दिखाता है। इसमें होता यह है कि नीचे आपने देखा होगा मैप में नीचे की तरफ एक स्केल जो है वो बना होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक स्केल बना रहे हैं। ठीक है, उसको 5 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 5 बराबर, ठीक है, ये अभी कम ज्यादा हो गया है बट वहां पर 5 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब हर पार्ट जो है वो सेम दूरी को, सेम डिस्टेंस को शो करेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है वो 50 किलोमीटर को शो कर रहा है, तो हर पार्ट जो है वो क्या है, 50 किलोमीटर को शो करेगा। 50 50 50 50 50, ठीक है, तो यानी 250 किलोमीटर्स हो गए। अब हम इसको और शॉर्ट स्केल में समझना चाहें तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं, या फिर शॉर्ट स्केल मतलब अगर हम मानते हैं भाई कम दूरी अगर हमें लेनी, इतनी लेनी है, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है 50-50 में, यहाँ हम सेंटर में ही अगर कर रहे हैं तो ये 150 हो रहा है। यहाँ पर हमने किया तो ये सिर्फ क्या हो रहा, ये 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट स्केल के तौर पर हम लोग इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के जो है उसके जरिए हम लोग स्केल जो है वो शो करते हैं, जहां पर लेंथ को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, ड्रॉ नियर द लोअर पोर्शन ऑफ द मैप। ये कहाँ पर ड्रॉ रहता है, मैप के नीचे के पोर्शन में। अगर आपको ध्यान होगा, नहीं होगा तो अभी आप मैप आप देखो, वहां पर ये इस तरीके से डिवाइड रहता है। थर्ड हम आते हैं जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन मतलब आप समझ रहे हैं कि किससे ये रिलेटेड है, ये आपका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं RF। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, एक होता है न्यूमरेटर जो कि ऊपर की तरफ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंश। ठीक है,
नीचे की तरफ जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं हर या डिनोमिनेटर। तो जो अंश होता है हमेशा, या न्यूमरेटर जो होता है, इसमें हमेशा याद रखना है न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा आपको पेपर, ठीक है, वो पेपर पे जो दो ग्राउंड के बीच की, 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसको वो शो करता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑन द मैप, ठीक है। तो मैप पर जो डिस्टेंस है उसको शो करने का काम कौन करता है, न्यूमरेटर। और जो एक्चुअल ग्राउंड का डिस्टेंस है, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड जो है उसको शो करने का काम कौन करता है, डिनोमिनेटर, यानी कि हर। एक चीज और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर हमेशा न्यूमरेटर जो है वो 1 ही होगा। इस वाली स्केल को जब भी हम शो करेंगे तो न्यूमरेटर हमेशा 1 रखेंगे, और दोनों की, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए जो भी यूनिट यूज करेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक स्केल जो है वो हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। यहाँ पर यूनिट हमने चेंज कर दी, बट जहां भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है यानी कि RF है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेम यूनिट रखेंगे। तो यहाँ पर अंश हमारा जो है वो अगर हम मान रहे हैं 1, अंश हमेशा यानी कि न्यूमरेटर जो है वो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, दोनों की यूनिट सेम होगी। तो यानी 1 अपॉन हम लोग अगर मान रहे हैं, ठीक है, 1 अपॉन अगर हमने कर दिया, मान लीजिए 500 हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें यूनिट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो RF इक्वल टू डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जैसा भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड, यानी 1 अपॉन 50,000 यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, 1:50,000, ठीक है, यूनिट यहाँ पर दोनों की सेम, सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं लेजेंड और की। क्या होता है ये, जैसे कि हमने देखा स्केल हुआ, ठीक है, जैसे हमने देखा डायरेक्शन हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसके, मैप के। उसी तरह से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, मैप का, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है अलग अलग सिंबल, साइंस एंड कह सकते हैं कलर्स, ठीक है, उनकी हेल्प से किसी भी मैप को समझने में, ठीक है। किसी मैप को हम क्या कर सकते हैं, ये जो कन्वेंशनल साइन, सिंबल एंड कलर्स हैं, इनकी हेल्प से किसी भी मैप को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे हमने देखा सी है, ठीक है, तो सी लेवल जो है उससे नीचे या ऊपर कितनी गहराई है, कितना उसके ऊपर कैसा फीचर है, ठीक है, कितनी हाइट है, ये सारी चीज़ें जो है समझने में बहुत हेल्प मिलती है अलग अलग कलर्स की हेल्प से, ठीक है। चलिए आइए फिर आगे देखते हैं, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स, इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल जो है वो देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे उनको मान्यता प्राप्त है, यानी कि सभी जगह पे वही कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल जो है वो यूज होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो कि इन कन्वेंशनल साइन और सिंबल से परिचित है, ठीक है, जिसको उसके बारे में पता है, वो किसी भी मैप को आसानी से समझ सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई मैप जो है उसमें कोई चीज़ शो करनी है, अगर किसी को इन कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल, कलर्स, इन सब का यूज अच्छे से पता है तो क्या करेगा, उस मैप को इस तरीके से शो कर सकेगा अच्छे से कि कोई भी उसको देखे, जिसको उसकी जानकारी है, वो अच्छे से उसको फिर समझ सकता है कि आपने क्या चीज़ जो है वो इसमें शो करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने देखा, जैसे कि हो गया कि रोड हो गई, ठीक है, पक्की रोड जिसको अगर शो करनी है, मेटल रोड, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए एक सीधी लाइन जो है, ठीक है, सीधी लाइन जो है वो बना दी जाती है, ठीक है, किसके लिए, जो कि पक्की रोड होती है, किस कलर से, रेड कलर से, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, ठीक है, इनको क्या है, अलग अलग कह सकते हैं किससे, सिंबल्स जो है उनसे शो किया जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, इसको कैसे शो करते हैं, इसको शो करने के लिए जैसे पोस्ट ऑफिस, ठीक है,
टेलीग्राफ ऑफिस है, TO, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल एंड कलर्स जो है उनका जो भी मतलब है तो वो हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे फोर्ट हो गया, अब ये फोर्ट जो है इसको क्या है, रेड कलर से शो किया गया है, इसका साइन क्या है वो भी ध्यान रखना होगा कि ये जो साइन है वो क्या है। अब जैसे हम लोग बात कर सकते हैं रिवर की। रिवर जो है, जहां पर भी हम लोग रिवर शो करेंगे तो रिवर के लिए क्या है कि जनरली क्या होता है, हम लोग देखते हैं रिवर जो होती है ब्लू कलर की, हम अगर कलर भी कहीं पर करते हैं, ठीक है, आर्ट में भी कलर करें कहीं पे तो हम उसको ब्लू कलर से शो करते हैं, ठीक है। अब अगर जिसको कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल जो है अगर इसको ध्यान में नहीं रखा है, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि रिवर जो है जिस तरीके से शो की जाती है, इसका जो भी सिंबल है, ठीक है, उसको याद रखिए कि ये सिंबल जो है वो रिवर का है, ठीक है, इसको देखते ही हम जान जाएंगे कि ये रिवर है। लेकिन अगर कहीं पर हमको यही सिंबल जो है वो कैसा दिख रहा है, वो ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये रिवर जो है पेरेनियल रिवर है, जो कि हमेशा क्या है, बहती हुई रहती है, ठीक है। ये कैसी है, ये सीजनल है या सूखी हुई रिवर जो है, ठीक है, ड्राई रिवर, वो ये है। तो यहाँ पर क्या है, साइन हमको एक ही दिख रहा है बट अलग अलग कलर जो है उसने इसका मतलब बदल दिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन कन्वेंशनल साइन, सिंबल, कलर्स, इन सब का के बारे में समझना, जानना कि भाई क्या चीजें शो कर रही हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी मैप को जो इसको जानता रहेगा, इंट्रोड्यूस रहेगा इन चीजों से, वो किसी भी मैप को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो यूज टू शो नेचुरल एंड मैन मेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेचुरल और मैन मेड दोनों तरीके की चीजें जो हैं वो शो की जाती हैं, ठीक है। जो कन्वेंशनल साइन, सिंबल एंड कलर्स हैं, इनके द्वारा हम लोग जो नेचुरल चीजें हैं जैसे कि रिवर्स हो गई, ठीक है, प्लेट्यू हो गए, माउंटेन हो गए, ठीक है, इन चीजों को शो किया जाता है। अब हम बात करते हैं मैन मेड जैसे कि हो गए इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, ब्रिज हो गया, जैसे कि कोई रोड हो गई, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, डैम हो गया। ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग, इनके लिए जो चीजें निर्धारित हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग शो कर सकते हैं या उसके हिसाब से समझ सकते हैं, और काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको देखकर ही मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल जो है वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं, जिनको कहा जाता है कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। चलिए हम बात करते हैं कलर्स इन अ मैप, ठीक है। तो कलर्स जो है वो मैप में, ठीक है, कलर जो है वो मैप में एक सिंबल का काम करते हैं। उसके द्वारा हमको पता चलता है, जैसे हमने देखा अभी सिंबल एंड साइन, कि उसके द्वारा हमें पता चलता है कौन सी चीजें जो है वो कहाँ पर हैं, ठीक है। कुछ साइन जो है उसको हम जो है अपने से उसको बनाते हैं और फिर उसके लिए हम की जो है वो दे देते हैं कि भाई हम उस की में शो करते हैं कि ये साइन जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वीट है, वीट के लिए हमने ले लिया स्क्वायर, ले लिया ट्रायंगल, ले लिया डायमंड, ले लिया कोई भी शेप हमने बना दिया, और उसके बाद हमने की दे दिया कि भाई उसको दे दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डायमंड शेप से हम लोग वीट को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर शो करते हैं। कुछ जो है कन्वेंशनल साइन सिंबल्स जो हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। कुछ देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स हैं कि वो कोई भी कंट्री जो है वो यूज कर सकती है, और वहां पर हम लोग देखते ही जान जाएंगे अच्छा इस जगह पर ये है, ये उसका साइन है, ठीक। उसी तरीके से कुछ कलर्स जो हैं वो भी फिक्स हैं। देखिए कलर्स के द्वारा मैप तो हमारा अट्रैक्टिव बनेगा ही, जैसे हम को क्या करना है, डेजर्ट जो है वो शो करना है, हमको प्लेन शो करना है, हमको प्लेट्यू शो करना है, तो हम या तो उसको लिख दे रहे हैं कि भाई ये डेजर्ट एरिया है, ये प्लेन एरिया है, या हम उसको अगर कलर से शो कर रहे हैं तो बहुत खूबसूरत लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो कलर्स जो है वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल मैप में प्ले करते हैं, साथ ही साथ अट्रैक्टिव होते हैं, साथ ही साथ कलर जो है वो कन्वेंशनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। कुछ फिक्स हैं, कौन से हैं आइए उन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू की। ब्लू जो है वो वाटर बॉडीज को शो करता है। वाटर बॉडीज यानी कि वो उसमें रिवर भी हम मान जाएंगे, उससे हम जान जाएंगे कि भाई कि सी को भी वो शो करेगा, रिवर को भी शो करेगा, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं वाटरफॉल हो गया, लेक हो गया, वो सारी चीजें जो हैं वो किससे हैं, ब्लू से। जो भी वाटर बॉडीज हैं ब्लू से शो होंगी। अब हम बात करते हैं ग्रीन। ग्रीन जो है वो लो लैंड और प्लेन्स दोनों को शो करेगा, चाहे कोस्टल एरियाज हो और या फिर कह सकते हैं रिवर्स हो, ऐसी जगहों पर, दोनों ही जगहों पर प्लेन्स जो है वो ग्रीन से शो होता है। अब हम बात करते हैं किसकी,
ब्राउन। ब्राउन जो है चाहे हिल्स हैं, चाहे माउंटेन्स हैं और या फिर प्लेट्यू है, इनको क्या किया जाता है, इनको ब्राउन से शो किया जाता है। अब जहाँ पर ब्राउन है तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ पर या तो हिल्स है या तो ये माउंटेन है या फिर यहाँ प्लेट्यू है। अच्छा माउंटेन क्या है, प्लेट्यू क्या है, हिल्स क्या है, इसके बारे में अगर समझना है तो आगे के चैप्टर में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग येलो। येलो जो है वो क्या करता है, वो हॉट डेजर्ट जो है उसको शो करता है। जहाँ पर हॉट डेजर्ट है हम लोग उसके द्वारा उसको शो कर सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट जो है, ठीक है, उसको कौन शो करेगा, उसको व्हाइट से हम लोग कोल्ड डेजर्ट एंड स्नो, ठीक है, व्हाइट डेजर्ट एंड स्नो जो है, स्नो कवर्ड रीजन जो है उसको हम लोग व्हाइट से शो करते हैं, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट, आपको पता है ये चीज ना। कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहाँ, लद्दाख। लद्दाख क्या है, लद्दाख भी एक डेजर्ट एरिया है लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट है, आपको ये तो पता है। लद्दाख जो है वो बहुत ठंडा एरिया है। उसके बाद हम आते हैं राजस्थान की तरफ। यहाँ पर क्या है, ठीक है, जो आपका मरुस्थल वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका हॉट डेजर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको किससे शो किया जाता है, उसको येलो से शो किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग ग्रिड सिस्टम की। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो वैसे भी हमने देखा है ग्रिड कैसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं उससे ग्रिड बनता है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैप्स की। तो मैप पर देखें या ग्लोब पर देखें तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो मिलकर क्या करती हैं, ग्रिड बनाती हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है हमेशा तो सुनते आ रहे हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन कौन सी जो रेखा है या कौन सी जो लाइन है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहेंगे और किसको लैटिट्यूड कहेंगे, हम लोग बार बार सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इसके बाद भी भूल जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, वो है लैटिट्यूड, ठीक, ईस्ट से वेस्ट चल रही है, यानी कि यही हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, जो लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, साथ ही साथ लेटी हुई है। तीनों वही क्वालिटी है बट हम लोग इसको बात कर रहे हैं जिस भी चीज से याद कर लिया जाए। लेकिन सिंपल क्या है, जो कि लेटी हुई है, वो क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जैसा हमको बोलने में समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लैटिट्यूड लेटा हुआ, ठीक है, तो जो लेटी हुई लाइंस है वो है लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो कि आ रही है नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड और ये मिलकर बनाती हैं ग्रिड्स, ठीक है, यही है ग्रिड सिस्टम, ठीक। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलकर क्या बनाती है, आपका ग्रिड सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इनको जो कि चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, इसको हम लोग जानते हैं लैटिट्यूड के नाम से। लेटी हुई लाइंस जो हैं वो है लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर पे जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो कैसी है, चपटी है, ठीक है, स्फीयर शेप है, ठीक। तो इसमें अब ऐसा वैसा नहीं बना है, बस हम लोग इसको समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा कि ये कैसा बना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इक्वेटर, इक्वेटर को हम लोग थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे और उसे डार्क रहेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड होती है, ठीक है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जो कि क्या होती है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर जो होती है वो सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन होती है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जो हम लोग बात कर रहे हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, चाहे मैप पर है या ग्लोब पर है, ये लाइंस जो है वो रियल लाइंस नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है। इनको हम लोगों ने माना है, क्यों माना है, किसी भी जगह की लोकेशन जो है उसके बारे में सही तरीके से बता सके, सही तरीके से पता हो सके, इसके लिए माना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा टाइम जो है, डेट है, वो फिक्स होता है जो हमारी प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह जो है उससे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस जो है वो मानी गई हैं, ये कोई रियल लाइंस नहीं है, ठीक। तो सबसे बड़ी जो लाइन है
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, चाहे मैप में आपको दिखता है चाहे ग्लोब में, वो इमेजिनरी लाइन है। अब ये जो सबसे बड़ी लाइन है वो है इक्वेटर, जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन है वो इक्वेटर है। बाकी जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो इसी के पैरेलल चल रही हैं, ठीक है, इसी के पैरेलल चल रही हैं। लेकिन एक चीज और दिख रही होगी कि जरूर यहाँ पर शेप जरूर गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी ये समझ में आ रहा है ना कि हम चाहे साउथ की तरफ आ रहे हैं चाहे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दोनों ही साइड में क्या है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इक्वेटर से वैसे वैसे छोटी होती जा रही हैं। इसीलिए हमने अभी बात की कि सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन जो है वो क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। नॉर्थ जा रहे तो भी छोटी हो रही, साउथ आ रहे तो भी छोटी हो रही। अब इसके बाद ये चलते चलते एक टाइम के बाद इतनी छोटी हो जाती है कि जब ये नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ चलती है तो ये मेरली पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट के रूप में रह जाती है, ये यहाँ लाइन के रूप में नहीं रह जाती, यहाँ लाइन नहीं खींची जा सकती, यहाँ ये पॉइंट के रूप में रह जाती है। अब ये जो इक्वेटर है वो क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ का जो पार्ट है उसको हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, एंड जो नीचे की तरफ का पार्ट है यानी साउथ की तरफ का पार्ट है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात हम लोग करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन बढ़ कैसे रही है ये भी देखिए, बढ़ कैसे रही है, ये नॉर्थ बढ़ रही है या साउथ की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री एन, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं एन, ठीक है, 45 डिग्री एन, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो 0 सा लग रहा है, फिलहाल वो 45 डिग्री, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं यानी साउथ की तरफ आते हैं, 30 डिग्री एस, 45 डिग्री एस, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हम लोग एन और एस से शो करते हैं, किसकी, जो लैटिट्यूड लाइंस हैं, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। तो हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है वो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं, जिसमें कि हमने बात की थी लैटिट्यूड लाइंस में इक्वेटर के बारे में, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर, लैटिट्यूड लाइन जो ये लेटी हुई, ठीक है, लेटी हुई लाइन यानी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये लैटिट्यूड लाइंस में हमने इक्वेटर के बारे में जाना कि 0 डिग्री जो है लाइन ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। अदर जो लैटिट्यूड लाइंस हैं अब हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो इक्वेटर है ये क्या करता है, ये 2 जो अर्थ को क्या करता है, 2 बराबर पार्ट्स में बांट देता है, ठीक है, जो कि एक कहलाता है जो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ जो है उसको हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, एंड साउथ की तरफ है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर अदर लाइंस के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है, जो लैटिट्यूड लाइंस है उनमें इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन होती है, ठीक है, इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब नॉर्थ की तरफ चलते हैं, कितना, 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री जब हम चलते हैं तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क लाइन, ठीक है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से कौन सी लाइन जानी जाती है, जब हम नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री चलते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहीं पर इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ चलते हैं 23.5 डिग्री ही, सेम डिग्री लेकिन इक्वेटर से साउथ की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग जानते हैं जो साउथ की तरफ 23.5 डिग्री पे आ रहे हैं 23.5 डिग्री पे, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि जो ये रेखाएं हैं, जो ये लाइंस हैं, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे ये ऊपर या नीचे की तरफ जा रही, जैसे जैसे इक्वेटर से इनकी दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे ये छोटी होती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे ये क्या
छोटी होती जा रही हैं और एक टाइम आएगा जब हम लोग पोल्स की तरफ पहुंचेंगे, वहां पर ये लाइन नहीं, वहां पर ये पॉइंट के रूप में रह जाएंगी। यहाँ क्या है, यहाँ कोई लाइन जो है वो शो नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट के रूप में रह जाएंगी। ठीक है, अब इक्वेटर से हम 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। अब इसी इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ 66.5 डिग्री ही आते हैं तो इसको हम लोग अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी से जब हम 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर हमें मिलता है पोल। ठीक है, ये यहाँ पर सिर्फ क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की ओर आते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमको पॉइंट मिलता है। यहाँ पर अर्थ पे सरफेस जो है वो लाइन के रूप में नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने जान लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, इसको जान लिया हमने, एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चलिए बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या है, इन्हीं को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखाएं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं हम किसको कहते हैं, जो हमारी चलती हैं नॉर्थ टू साउथ वर्टिकल लाइंस, इनको हम कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, अच्छा एक चीज अब हम लोग और देखते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइंस किसको कहते हैं ये हम लोगों ने समझा, अब इसकी विशेषताएं जो है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस जो है वो खींची हुई हैं। वो सभी क्या दिख रही है, वो सभी जो है वो सेमी सर्कल बनाती हुई दिख रही हैं और सभी एक बराबर दिख रही है। जैसे हम मान लें ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ सेम ऐसी नहीं होती, वो चपटी हुई होती है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन चल रही है जो नॉर्थ टू साउथ पोल चल रही है। ये दोनों क्या है, पोल हो गए। अब ये नॉर्थ टू साउथ चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये सभी लाइंस जो हैं वो एक बराबर दिख रही हैं। ठीक है, ये सभी लाइन कहीं से भी हम खींच रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल चल रहा है किसी भी जगह, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स जो है वो एक बराबर लेंथ की हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ये सभी क्या है, ये सभी सेमी सर्कल बनाती हैं। ठीक है, तो जो सभी लॉन्गिट्यूड्स क्या है, सेमी सर्कल बनाती हैं और सेम लेंथ की होती हैं। अब हम बात करते हैं दो अपोजिट। ठीक है, दो अपोजिट, ये सेमी सर्कल बना रही है। ठीक है, दो अपोजिट, ये लॉन्गिट्यूड जो लाइन हमारी है सेमी सर्कल बना रही, दो अपोजिट सेमी सर्कल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो पूरा एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन जो है दो अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक पूरा सर्कल बनाती हैं। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन जिससे कि हमारा समय जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, क्या होता है, समय निर्धारित होता है। प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री की होती है, इसके ठीक अपोजिट हम लोग चलेंगे। प्राइम मेरिडियन से ठीक अपोजिट क्या बन रहा है, पूरा पूरा सर्कल बन रहा है ना। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा इस तरीके से ये क्या है, दो अपोजिट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये मिलाकर एक सर्कल बनाती हैं। ठीक है, तो जो प्राइम मेरिडियन है उसका ठीक अपोजिट जो है वो मिलाकर क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। और ठीक अपोजिट वाली लाइन को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं, जो कि डेट निर्धारित करने का काम करती है। ठीक है, ग्रीनविच, ठीक है, जो आपकी है प्राइम मेरिडियन, वो क्या करती है, वो समय निर्धारित करने का काम करती है। इसके ठीक अपोजिट इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि क्या करती है, डेट निर्धारित करने का काम करती है। यहाँ तक क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, एक सर्कल बना रही है। और इस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो दो पार्ट में बटी हुई दिख रही है। ठीक है, अर्थ दो पार्ट में बटी हुई दिख रही है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं इसका एक पार्ट जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनाता है, दूसरा पार्ट जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनाता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ तक हो गया। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर अभी हमने समझ लिया। ठीक है, कि इधर ये डिवाइड कर रही है ये लाइंस। ठीक है, प्राइम मेरिडियन और स्टैंडर्ड डेट लाइन जो है, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड करें, जिसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसने क्या किया, दो बराबर पार्ट में बांटा, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो 0 डिग्री से जब हम इधर ईस्ट की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखते क्या है, ई। ठीक है, इधर आते हैं तो डब्ल्यू से इसको शो करते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री ई, 20 डिग्री ई। ठीक है, इधर 10 डिग्री डब्ल्यू, 20 डिग्री डब्ल्यू। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ई और डब्ल्यू से इसको शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात किया कि इससे हमारा समय निर्धारित होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे कि कैसे क्या होता है कि जो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं या फिर कह सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, इनकी बात अगर हम करें तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट ये
चलती है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे जितनी डिग्री बढ़ते जाएंगे उतने इंटू 4 हम करते जाएंगे और उससे हमें उस लोकेशन का टाइम जो है वो पता चल जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो प्राइम मेरिडियन जब है जो है, इससे जब हम ईस्ट चलते हैं, इससे जब हम ईस्ट चलते हैं तब हमको क्या मिलता है? इंडिया मिलता है। ठीक है, यहाँ अफ्रीका है, आगे जाएंगे तो इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ मतलब सी है, बट हम लोग अभी इसका डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ है। तो जो ग्रीनविच पे जो भी ये प्राइम मेरिडियन जो है आपकी है, इसका जो टाइम है कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से खींची गई है? ग्रीनविच, लंदन का, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से इस प्राइम मेरिडियन को खींचा गया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच से टाइम लेना। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से टाइम लेना, इसको जीएमटी से शो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाँ, यहाँ हम चल रहे हैं ईस्ट की तरफ, इंडिया की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इंडिया की तरफ चलते हैं तो जो टाइम यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ से प्राइम मेरिडियन गई है, इन कंट्रीज में जो भी टाइम हो रहा होगा, इससे जब हम इंडिया की तरफ आते हैं, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम आगे चलते जाते हैं तो कितना अंतर आ जाता है? 5 hours 30 minute का अंतर आता है। ठीक है, कितना? 5 hours 30 minute का अंतर आ जाता है इस जगह में और इंडिया का जो टाइम है उसके बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जैसे अगर हम मान लेते हैं जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ पर हो रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में उस समय में 5:30 हो रहा होगा, शाम के 5:30 हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कैसे चलती है? वेस्ट टू ईस्ट चलती है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है। तो इधर का जो टाइम होगा वो क्या होगा? वो आगे चल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर दोपहर है तो वहाँ पर शाम है। ठीक है, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहाँ के शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। अब अगर इंडिया के बारे में तो आपके में नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इंडिया का अगर हम देख लें, एक्सटेंट वैल्यू इसकी कितनी है? ठीक है, तो यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना पूरा एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा। तो गुजरात का अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका आता है 68°7'। ठीक है, यहाँ से हम पहुँचते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, यहाँ पर कितना आता है? 97°25'। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, जैसा कि ये हमने अभी समझा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, यानी 30 × 4 हम लोग कर देंगे = 120, है ना। तो यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं गुजरात में जो समय हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में उसी टाइम में हम देखेंगे तो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश का टाइम जो रहेगा वो 2 घंटे इससे आगे रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, अपनी फैमिली में आपका कोई किसी स्टेट में, कोई किसी स्टेट में रह रहा है, तो अगर आप बात कर रहे हो तो दोनों जगह सेम टाइम हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है अंतर ये ना हो, इससे बचने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो हमारे यहाँ पे खींचा गया है, जहाँ से यहाँ का टाइम जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, कहाँ से खींचा गया है? हमारे 5 स्टेट से होकर वो गुजरता है। कौन से 5 स्टेट हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग अगर नीचे से लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट जो इसमें आएंगे वो हल्के से टच होते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्केल का यूज़ नहीं कर रहे और हमको सीधा खींचना है तो हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है, कैसे हम लेंगे? आप सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1, फिर उड़ीसा, देखिए उड़ीसा का थोड़ा ही पार्ट टच कर रहा है। ठीक है, 2, फिर आते हैं छत्तीसगढ़ 3, फिर आते हैं मध्य प्रदेश 4, फिर आते हैं उत्तर प्रदेश 5। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से हमारा टाइम जो है वो निर्धारित होता है। वहीं से ये लाइन जो है वो खींची गई है जो हमारे 5 राज्यों से, 5 स्टेट से होकर गुजरती है। आई होप कि आपका लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, हमने देखा प्राइम मेरिडियन, देखिए लॉन्गिट्यूड लाइंस हम देख रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है इसमें हम देखें तो जो प्राइम मेरिडियन है और इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड हैं। प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड हैं। कैसे? प्राइम मेरिडियन हमने देखा अभी कि भाई वो हमारा समय निर्धारित करने में हेल्प करती है। ठीक है, उससे हमारा समय जो है वो निर्धारित होता है। ये प्राइम मेरिडियन थी। इसके ठीक अपोजिट हम चलते हैं, ठीक है, तो हमको मिलती है इंटरनेशनल डेट लाइन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इसका ठीक अपोजिट 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने अभी देखा था हम ईस्ट और वेस्ट चलते हैं, जिसको ई और डब्ल्यू से शो करते हैं, बट ये जो 180 आती है इसको हम ई या डब्ल्यू से शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों को ये दिखा रही होती है। ठीक है, जैसे
जैसे इस जीरो को ही हम समझेंगे, इसको ना ईस्ट मानेंगे ना वेस्ट मान सकते हैं ना, उसी तरह से ये भी जो हमारी है इसकी ठीक अपोजिट वाली जो कि 180 डिग्री है, ठीक है, इसको हम लोग ई या डब्ल्यू किसी से भी शो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन की खासियत क्या है, अभी हमने ये समझा कि ये हमारी डेट जो है उसको फिक्स करने का काम करती है। डेट या फिर कह सकते हैं डे जो है वो इससे फिक्स होता है। भाई डेट के साथ ही हमारे डेट के साथ ही हमारे डे चेंज होते हैं, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से जैसे ही आप वेस्ट की तरफ हैं, हमारी अर्थ, हमने अभी बात की थी कि वेस्ट टू ईस्ट चलती है, तो ईस्ट का जो टाइम था अभी हमने क्या देखा, आगे चलता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी समझते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, इससे जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, इससे ईस्ट जब हम चलते हैं तो हमारा जो डेट है वो क्या रहेगी, वो एक दिन आगे होती है। वहीं पर वेस्ट की तरफ चलते हैं तो एक दिन क्या रहेगी, पीछे रहेगी। जैसे हम बात करते हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी है, इससे वेस्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर मान लीजिए 31 दिसंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखेंगे, जब ईस्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। दोनों के टाइम में 24 आवर्स का अंतर आता है, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर इस लाइन में यानी कि कुछ किलोमीटर में ही हम देखेंगे कि तुरंत ही डेट जो है 24 आवर्स का अंतर आ जाता है, डेट जो है वो चेंज होगी। डेट चेंज होने के साथ ही साथ क्या होगा, डे भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर 1 जनवरी क्या हो गया, मान लीजिए मंडे हो गया, यहाँ पर 31 दिसंबर संडे हो गया, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो आपका वेस्ट चलेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, इससे जब वेस्ट चलेंगे, मान लीजिए 25 दिसंबर यहाँ पर है, ठीक है, सभी लोग क्या है, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 26 दिसंबर होगा, सबका क्रिसमस जो है वो एक दिन पहले ही सेलिब्रेट हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये क्या करती है, हमारे डेट को फिक्स करने का, हमारा डेट जो है उसको तय करने का काम करती है। इस लाइन के साथ अभी हमने बात किया कि हम ईस्ट और वेस्ट ये दोनों ही चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट जो है वो चेंज होते हैं। अब अगर हम देखें तो ग्रिड सिस्टम जो है, ग्रिड सिस्टम किसी भी मैप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ग्रिड सिस्टम। अगर हम इसमें भी देखना चाहें, ठीक है, ग्लोब में भी, तो भी हमें समझ में आएगा कि भाई ग्रिड सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम किसी भी अर्थ सरफेस पे किसी भी प्लेस की लोकेशन को जान सकते हैं। कैसे भाई, कहीं का ग्रिड जो है वो हमको पता है कि इतने डिग्री से इतने डिग्री है, तो हम उसकी लोकेशन को खोज सकते हैं। जैसे इंडिया के बारे में हम लोग बात करें तो इंडिया का हम देखें तो नॉर्थ की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो एक लोकेशन ये हमको पता चल गई। फिर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे कि भाई 67 डिग्री इस तरीके से ये है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से अगर देखेंगे इंडिया की लोकेशन तो हमें पता चल जाएगा ये। अब वो ग्रिड जो है वो बने हैं, वहाँ डिग्री लिखी है, उससे हम इंडिया की जो लोकेशन है उसको सही तरीके से पता कर सकेंगे कि अच्छा इस जगह पर क्या है, इस जगह पर इंडिया है, ठीक है। तो ये जो है ग्रिड सिस्टम हमको बहुत ही हेल्प करता है अर्थ सरफेस की पे किसी भी स्पेस की लोकेशन जो है उसको जानने के लिए। इसके अलावा जो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस का जो वेजिटेशन है, उस प्लेस का क्लाइमेट है उसको जानने में। भाई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वेजिटेशन होगा, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है, ये ग्रिड सिस्टम बना है। ग्रिड सिस्टम में हम देख रहे हैं लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड में हम ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ यानी कि पोल्स की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, या नीचे की तरफ जा रहे हैं हम साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो हमें ये पता रहेगा कि हम जब पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो उधर क्या है, ठंडक ज़्यादा होगी, उधर का वेजिटेशन कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, उधर का क्लाइमेट कैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की वेजिटेशन होगी। तो ये ग्रिड सिस्टम जो है इसमें लैटिट्यूड जो है वो हमको क्या करता है, क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में बताता है। चलिए हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसमें तो आपका कंफ्यूजन नहीं है कौन सी लैटिट्यूड है कौन सी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में समझ भी लिया था। तो अब इसका डिफरेंस जो है वो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लैटिट्यूड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड जो होता है, ठीक है, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, किसी भी स्थान का लैटिट्यूड जो होता है, किसी भी स्थान का लैटिट्यूड जो होता है यानी कि अक्षांश जो है, ठीक है, वो अर्थ के सेंटर से
यानी इक्वेटर जो है, ठीक है, वहां से नॉर्थ या साउथ की तरफ नापी गई एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस हमने देखा ना कैसे चल रहा था, ये इक्वेटर हमारा हो गया, ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, नॉर्थ या साउथ की तरफ इक्वेटर से, वो है लैटिट्यूड। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड वो होता है जो अर्थ से, जो पृथ्वी के केंद्र से यानी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट की तरफ नापा गया एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था ना, डिग्री में उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो नापा गया एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, हॉरिजॉन्टल ईस्ट वेस्ट लाइन है, ठीक है। अभी हमने पहले भी बात की थी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ईस्ट वेस्ट लाइन है, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड जो है वो कैसे चलता है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे हम लोगों ने देख लिया, या मैप पे भी देखेंगे तो उस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है लाइनें, ठीक है, ये इसका यहाँ पे सेंटर, ठीक है, ऐसे चलती हैं ये लाइनें। तो ये क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ चल रही हैं, ठीक है। तो वर्टिकल एंड नॉर्थ टू साउथ चलने वाली ये लाइनें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, या 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने देखी थी किस तरीके से, हम ऐसे बढ़ते हैं इसमें या ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। जो लैटिट्यूड है उसमें हम ऐसे बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम लोग तब कैसे शो करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी हम लोगों ने देखा था 30n 45n ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो साउथ, ठीक है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम शो करते हैं कैसे, n और s से। वहीं पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे चल रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे तो आ रहे हैं बट हम कैसे चल रहे हैं, इधर और इधर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको हम लोग E और W से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेटर होता है वो सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और यहाँ पर अगर हम देखें लैटिट्यूड में तो यहाँ पर वो क्या करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। चलिए हम बात करते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ के हीट जोन के बारे में, ठीक है। तो जो सनरेज, ठीक है, सनरेज जो मिलती हैं अर्थ को, उसके आधार पर हम देखते हैं कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हीट जोन जो है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस बेस पर, जो सनरेज मिलती हैं अर्थ को उसके बेस पर। फर्स्ट जो है वो आता है टॉरिड जोन, दूसरा आता है टेम्परेट जोन एंड तीसरा आता है फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर टॉरिड जोन के बारे में, ठीक है। टॉरिड जोन कौन सा होता है, किस जोन को हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी बात की थी इक्वेटर जो है वहां पर सनरेज सबसे ज्यादा पड़ती है, जाहिर सी बात है उसके आसपास का जो एरिया होगा उसी पे सबसे ज्यादा पड़ेंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉरिड जोन कौन सा कहलाता है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, ठीक है। इक्वेटर से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, ठीक है, तो वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर से ही जब हम साउथ पोल की तरफ चलते हैं 23.5 डिग्री तो वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो जोन होता है इस पूरे को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। और ये टॉरिड जोन होता है यही सन से सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर वर्ष भर उसी तरीके से सनरेज लगभग पड़ रही होती है, और इसलिए क्या है कि इस वाले एरिया में जो टॉरिड जोन है यहाँ पर गर्मी और जाड़े, समर और विंटर में के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। डायरेक्ट सनरेज सन से ये पाता है, ठीक है। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हॉटेस्ट जोन है, ठीक है। लिटिल डिफरेंस समर एंड
विंटर। तो ये आपका है टॉरिड जोन, बिल्कुल याद रखना है। टॉरिड जोन किसको कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पोर्शन है ये कहलाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन के बाद अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन की बात करेंगे अब हम लोग। जो टेम्परेट जोन होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ये तो आप समझ जाएंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन की कौन सा है, साउथ टेम्परेट जोन। कहां से कहां तक के पोर्शन को कहते हैं अब ये हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो पोर्शन है ये है टॉरिड जोन। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल की तरफ हम चलेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा इन दोनों के बीच का, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक सर्कल की तरफ हम चलेंगे तो इसको हम जानते हैं साउथ टेम्परेट जोन के नाम से। इसको हम जानते हैं साउथ टेम्परेट जोन के नाम से। ठीक है, तो नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। अब इन दोनों जगहों पर अगर हम लोग देखें तो सनरेज जो है वो डायरेक्ट कभी भी नहीं पड़ती उसकी। ठीक है, सनरेज यहाँ पर तो हम देखते हैं डायरेक्ट पड़ती, यहाँ पर डायरेक्ट कभी भी नहीं पड़ती। इसलिए रहने के लिए सबसे अच्छा एरिया यही माना जाता है, जो कि क्या है, जो कि आपका टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे बहुत गर्म हो जाएगा, फ्रीजेड जोन नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा रहने का जो जोन है ये टेम्परेट जोन ही होता है। यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर सनरेज जो है वो पड़ती हैं जो कि बहुत ठंडा नहीं होने देती। सनरेज जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, बहुत नहीं पड़ती, जो कि गर्म नहीं होने देती। इसलिए ये रहने के लिए सबसे अच्छा जोन है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीजेड जोन। फ्रीजेड जोन किसको कहते हैं पहले ये हम लोग समझेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये है टॉरिड जोन। इसके बाद हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक जो सर्कल है वहां तक का जो पोर्शन है वो कहते हैं आर्कटिक नॉर्थ टेम्परेट जोन। और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल जो है ये कहलाता है साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, अब इसके बाद का जो पोर्शन बच रहा है यही आपका फ्रीजेड जोन आ जाएगा। यानी कि हम नॉर्थ की तरफ आते हैं, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल। ठीक है, ये कहलाता है, ये कहलाता है फ्रीजेड जोन। ठीक है, ऐसा ही साउथ की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर क्या है, आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल, ये पोर्शन हमारा कहलाता है आर्कटिक। ठीक है, तो ये जोन इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर सनरेज की बात हम करें तो सनरेज जो है यहाँ पर बहुत ही कम पहुँचती हैं, बहुत ही कम पहुँचती हैं, और इसीलिए ये जो एरिया है वो बहुत ही ठंडा होता है। नाम भी इसीलिए रखा गया है फ्रीजेड जोन। ठीक है, कि ये बहुत ही ठंडा एरिया होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो समर्स होते हैं वहाँ पर सूर्य जो है वो पूरी तरह से डूबता नहीं है। समर में सूर्य जो सन है पूरी तरह से सनसेट वहाँ पर नहीं होता, पूरी तरह से सन डूबता नहीं है। और विंटर्स जो है उस समय में पूरी तरह से सन जो है वो उगता नहीं है, राइज नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ध्रुवों पर 6 मंथ के डेज होते हैं एंड 6 मंथ की नाइट्स होते हैं। ठीक है, ये कोल्डेस्ट जोन है। सनरेज वेरी स्लांटेड हियर, बहुत ही कम पहुंचती है। ठीक है, और कौन सा ये एरिया है, ये हम लोगों कौन सा जोन है ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से ये आपका फ्रीजेड जोन हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन इससे बन के आए तो ये आपको पता रहे कौन सा एरिया जो है वो आपका टॉरिड जोन है, कौन टेम्परेट जोन है, कौन फ्रीजेड जोन है, किस जगह पे सनरेज जो है वो कितनी पहुंच रही है, कहाँ पर आपको बहुत गर्म मिलेगा, कहाँ पर रहने लायक है, कहाँ पर बहुत ठंडा है। ये चीजें आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। चलिए बच्चों, मैप एलिमेंट फटाफट एक क्विक रिकैप हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, टाइटल चाहिए कि हम किस चीज का मैप जो है वो शो करना चाह रहे हैं या किस चीज के मैप को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर टाइटल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है क्या, रिवर्स ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 2011 किसका, सिक्किम का। ये क्या है, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, ये टाइटल हमें बता रहा है कि इस मैप में क्या चीज जो है वो शो की जा रही है। ठीक है, दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपका नॉर्थ साउथ और उसके बाद ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो भी आप मैप देखेंगे, मैप में किसी भी साइड में ज्यादातर क्या है कि आपको
आपके राइट हैंड की तरफ अपर में ही दिखता है, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपको राइट लेफ्ट कहीं पर भी देखने को मिल सकता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है वो बताता है भाई किस तरफ कौन सी चीज़ शो कर रहा है। अगर डायरेक्शन जिस मैप में नहीं दिया है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये ऊपर ये वाला जो है इस साइड पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन हमें नहीं दिया हुआ है तो हम इस तरीके से मान लेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें स्केल पर। स्केल हम लोग मानते हैं क्या कि मैप में जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, और ग्राउंड पर जो उसका डिस्टेंस है, इस तरीके से स्केल लिया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर हमने मान लिया। तो 1 सेंटीमीटर क्या है, वो हमारा मैप पर जो दूरी दी गई है ये हो गई, ठीक है। और वही क्या है हमारा, क्या है, ग्राउंड पर एक्चुअल में क्या है 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से स्केल जो है वो शो की जाती है। अब जैसे यहाँ पर आपके सामने क्या है कि एक वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर क्या है इंडिया का मैप है, और यहाँ पर इंडिया का एक स्टेट उस सिक्किम का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल हम किस तरीके से मानेंगे, स्केल यहाँ पर हम इस तरीके से मानेंगे जैसे कि यहाँ पर हमें अभी अगर हम देखें तो सेम पेपर मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक पेपर में क्या है कि हमारे सामने एक पेपर दिया हुआ है, यानी कि जो एक पेपर दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है, वर्ड को शो करना है। वर्ड को शो करना है यानी कि हमको एक बड़ा इस जो प्लेस है वो शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक छोटा स्केल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग छोटा स्केल लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमने ये माना था इसलिए इंडिया हमको यहाँ पर इतना छोटा दिख रहा था। अब वही पेपर हमको यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया हमको इतना बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब एक छोटी जगह को, ठीक है, ये एक छोटी सी जगह को हमको एक बड़े से प्लेस में इसको शो करना है। तो यहाँ पर स्केल जो है मुझसे बड़ा अब लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल जो है वो हम लोगों ने लिया है क्या, यहाँ का स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, यानी कि यहाँ का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल ग्राउंड जो है वहां पर 500 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से अब यही चीज हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम और शॉर्ट में ले जा रहे हैं। और शॉर्ट में मतलब कि हम लोग इसका एक छोटा पोर्शन जो है अब वो लेंगे। यहाँ पर क्या है, पूरा इंडिया जो है वो हमको शो हो रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पर पोर्शन हमको दिख रहा है सिक्किम, ठीक है। नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम दिख रहा है। उसी सिक्किम को हमको उतने ही बड़े पेपर पे शो करना है। तो अब हमारे पास क्या है, प्लेस ज़्यादा है और जो हम शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास स्पेस जो है वो ज़्यादा है, और जिस प्लेस को हम शो करना चाह रहे हैं वो क्या है, वो काफ़ी कम सा है। तो यहाँ पर हम जो स्केल लेंगे वो और बड़ा ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से स्केल जो है वो हमने ले लिया। इस तरह स्केल पे मैप जो है वो बनाए जाते हैं। अब इसी में आरएफ की हम लोग बात कर लें तो आरएफ जो होता है, आरएफ में क्या होता है, आरएफ जो होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपने मैप पर स्केल लिया है, ठीक है, और जो आपका क्या है ग्राउंड वाला है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड जो आपका है, ठीक है, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड जो है वो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो गया डिस्टेंस ऑन द मैप, ठीक है, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप जो है वो यहाँ पर हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जहाँ पर RF होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, तो जहाँ पर ये हम लोग निकालते हैं वहाँ क्या किया जाता है कि वहाँ पर जो यूनिट हम लोग लेंगे वो सेम रहेगी। जैसे कि हमने माना 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम एक बड़ा प्लेस जो है वो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसकी यूनिट जो है वो सेम रखनी है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 50,000 ले लेंगे सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमको यूनिट जो है वो सेम रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने देख लिया कि टाइटल देख लिया, फिर उसके बाद डायरेक्शन हमने देख लिया, नेक्स्ट हमने स्केल देख लिया। अब हम आते हैं किस पर, लेजेंड या फिर की पर, ठीक है। तो हमारा जो मैप होता है उसमें कभी ऊपर साइड में, कभी नीचे साइड में, ठीक है, राइट लेफ्ट कहीं पर भी की जो है वो दी होती है। ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ पर होती है, यानी कि आपके राइट हैंड की तरफ, ठीक है, आपके राइट हैंड की तरफ नीचे होती है, वैसे होती कहीं पर भी मिल जाती है, ठीक है। अब जो लीजेंड है वो क्या करती है, वो हमें हेल्प करती है उस मैप को समझने के लिए। एक तो कुछ कन्वेंशनल साइन होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं अच्छा इस जगह पर ये चीज़ें शो की गई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने से शो करते हैं, ठीक है, उसके लिए
क्या होता है कि देखिए जो फिक्स है उसका भी हमें यहाँ पर की देना होता है, जो हम अपने से चीज़ें शो करना चाहते हैं जिसके लिए कोई कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल जो है वो नहीं है और हम उसको अपने से शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं वो भी यहाँ पर हम शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हैं उसको शो करने के लिए क्या होता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है उनको शो करने के लिए क्या है, एक आपका डैश फिर डॉट फिर डैश फिर डॉट, ठीक है, इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा अगर, तो यहाँ पर क्या है, डैश है फिर डॉट है, डैश है डॉट है, इस तरीके से यहाँ पर बाउंड्री जो है वो हमारी बनी हुई है। स्टेट की बाउंड्री हम देखें तो यही चीज जो होती है वो और पास पास हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा और पास पास करके वो सटा हुआ सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेट बाउंड्री इस तरह से बन गई। अब क्या है कि जैसे हमने बात किया कन्वेंशनल साइन में रिवर होती है, रिवर को स्काई ब्लू से शो करते हैं। यहाँ पर आपको स्काई ब्लू ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए रिवर है, ये स्काई ब्लू सा यहाँ पर साइन बना दिया और लिख दिया है रिवर, तो ये हमें पता चल रहा है अच्छा इसी जगह पर रिवर है। अब यहाँ पर एक सर्कल है उसमें नंबर लिखा है, वो लिख दिया है बेसिन, तो हम जहाँ भी देख रहे हैं ये मरून कलर का सर्कल बना है उसमें नंबर लिखा है, वो सभी क्या है, बेसिन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देख लिया, टाइटल भी देख लिया, स्केल भी देख लिया, डायरेक्शन भी देख लिया एंड लेजेंड भी देख लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत हेल्प करता है मैप को समझने में या आप बना रहे हो तो समझाने में। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।